देखेंगे मेरे प्यारे सभी बच्चे, मटेरियल अराउंड अस हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम देख रहे थे कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर हमने बताया था कि हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो जिसमें भार हो, यही हमने बताया था। तो हर वो चीज़ जो जगह घेर रही है वो मैटर है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिए थे कि मैटर क्या क्या चीज़ है। बताइए मैटर मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैटर क्या क्या चीज़ हो सकती है? हर कोई भी चीज़ है दुनिया में, कोई भी चीज़ जो जगह घेर रही है और जिसके अंदर भार है वो क्या है? मैटर है। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था, क्या धुआं या फिर हवा मैटर है कि नहीं? हवा बिल्कुल मैटर है, क्योंकि हवा जब बलून में भरते हैं तो वो अपना जगह घेरती है। और जब आप भारी टायर को, मतलब खाली टायर को उठा के देखोगे और भरे हुए, हवा से भरे हुए टायर को उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भरा हुआ टायर, हवा से भरा हुआ टायर ज़्यादा हैवी होगा, ज़्यादा भारी होगा। तो हवा में भी वजन होता है। तो मैटर में हमने पढ़ा था कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये पढ़ा था ना। अब आप बताइए, जैसे मान के चलो मैंने कल आपको बताया था कि कहीं लड़ाई हो जाए तो पूछे हाँ भाई क्या मैटर है, तो आप ये डेफिनेशन ना सुनाने लग जाना, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, ठीक है। तो मैटर का मतलब, मैटर को हिंदी में द्रव्य भी बोलते हैं बेटा। मैंने बताया था कल कि द्रव्य भी बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं। हिंदी में आपसे बोले द्रव्य क्या है तो बता दीजिए मैटर, मटेरियल्स, ठीक है। पदार्थ हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसके अंदर भार है, तो वो मैटर होता है। हमने मैटर को कल बांटा था फिजिकली और केमिकली। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। एक तरीके से हमने फिजिकली बांटा था और कैसे बांटा था? केमिकली। प्यारे बच्चों फिजिकली बताएंगे, फिजिकली कैसे बांटा था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद केमिकली हमने दो पार्टों में बांटा था, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ऐसे बांटा था। प्योर सब्सटेंस में भी हमने दो भागों में बांटा था। प्योर सब्सटेंस में बांटा था हमने एक तो एलिमेंट, एक कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट को भी हमने दो भागों में बांटा था, मेटल एंड नॉन मेटल। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड को भी हमने दो भागों में बांटा था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मिक्सचर में हम दो तरह के मिक्सचर पढ़ते हैं, एक तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये सब हम पढ़ चुके थे। मैटर को हम फिजिकली और केमिकली दो भागों में बांटते हैं। फिजिकली में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकली में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में दो भाग, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट में मेटल एंड नॉन मेटल, कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मैंने आपको बताया था कि मैटर को हम अलग अलग तरीकों से बांटते हैं, है ना। अलग अलग तरीकों से बांटते हैं। सबसे पहले हमने बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि किस अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में पांच अवस्थाओं में मैटर मिलता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सबको पता है, लेकिन दो और स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। ये सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर इसकी खोज की थी। क्या नाम है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैंने 5 बताए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 14 था प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तो आपको पता ही है। प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था कि जनरली तो हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे, हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन आपको इनके बारे में ही पता होना चाहिए कि ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर है। देखिए प्लाज्मा एक तरीके से मैंने आपको बताया था, जैसे आग की जो लपटें होती हैं तो वो प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाएगा।
प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाता है। और BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक और स्टेट्स ऑफ मैटर है, आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में चर्चा करने वाले थे। ठीक, तो अब सॉलिड को अच्छे से जान लेते हैं। सॉलिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो कण होते हैं, सॉलिड जिन कणों से मिलकर बना है उनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इसीलिए उनका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। तो याद रखना कि सॉलिड्स में वॉल्यूम भी फिक्स होती है। वॉल्यूम कैसी रहती है बताओ? फिक्स रहती है। शेप कैसा रहता है बताओ? शेप भी फिक्स रहता है, जैसा है वैसा, जब तक भारी बल ना लगाया जाए। जैसे मान के चलो कोई खिलौना है, सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे मान के चलो ईंट है, जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन थोड़ा मार देंगे तो वो टूट जाएगी, तो शेप तो चेंज हो गया। यानी कि जब तक फोर्स ना लगाया जाए बाहर वाला, तब तक जिसका जो शेप है वैसा ही बना रहेगा। तो याद रखना, वॉल्यूम फिक्स रहती है, शेप फिक्स रहता है सॉलिड्स का। किसका? ठीक। और इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, आपस में जो कण होते हैं वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं सॉलिड के। ठीक, इसके बाद लिक्विड। अच्छा, इसके एग्जांपल में बताइए। पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, शुगर आ जाएगी हमारी, मतलब सॉल्ट आ सकता है, हैमर आ सकता है, हथौड़ा, कोई भी सॉलिड चीज, मार्कर आ सकता है, बुक आ सकती है, कोई भी सॉलिड चीज जिसका शेप सेम है, मतलब फिक्स है, वो सॉलिड है। अब बात करते हैं लिक्विड की। मैंने लिक्विड में बताया था, क्या लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होती है? वॉल्यूम फिक्स होती है भाई। क्या शेप फिक्स होता है? भाई लिक्विड है, गिलास में करोगे तो गिलास के जैसा शेप ले लेगा, किसी और बर्तन में करोगे तो उसके जैसा, सुराही में करोगे तो सुराही जैसा शेप। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। याद रखिएगा, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इनके कणों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था, मैंने आपको बताया कि आपस में एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं सॉलिड में, काफी मजबूती के साथ, लेकिन लिक्विड में वही फोर्स थोड़ा कम होता है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दोनों के बीच में, सभी कणों के बीच में, वो थोड़ा कम होता है। ये मैंने लिक्विड में आपको बताया था। इसके बाद हमने गैस के बारे में चर्चा करी। गैस के पार्टिकल्स ना तो उनका शेप फिक्स होता गैस का, और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती। तो हम लिखेंगे नो फिक्स वॉल्यूम और ना ही शेप फिक्स होता, ना ही आकार का पता, ना ही वॉल्यूम का पता, कितनी वॉल्यूम है कितना शेप है। और याद रखिएगा, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, एक दूसरे को कणों को खींचने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही कम होता है। और याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दबाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैस को कम जगह में स्टोर किया जा सकता है, जैसे LPG, CNG। आपने नाम सुना है? सही बच्चों को LPG की फुल फॉर्म पता है? कहीं ऐसा ना हो कि आप भैया पढ़ रहे हो, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, किसी ने पूछ लिया LPG की फुल फॉर्म बताओ तो, हैं, और आप पे आए ना, आप देखो हैं ये क्या LPG की फुल फॉर्म किसको पता है? हाथ ऊपर करो, शाबाश, बता बेटा। नहीं, लिक्विड के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो याद रखना, गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा गैस को कम जगह में स्टोर किया जा सकता है। ठीक, आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब गैस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं, उनके कण जब बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं, तो वो लिक्विड जैसा बिहेव करता है। आपने देखा है? आपने सिलेंडर को कभी हिला के देखा है? ऐसा लगता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कई भरे हुए सिलेंडर को हिला के देखना, ऐसे आपको लगेगा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा गैस है, जो कि उसके जो कण हैं
जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा पास कर दिए गए हैं, तो वो लिक्विड के जैसा बिहेव कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? सही बच्चे समझ रहे हैं? चलो ठीक है, हम सॉलिड के बारे में समझे, लिक्विड के बारे में समझे और गैसेस के बारे में समझे। ठीक, अब हमने मैटर को दूसरे तरीके से बांटा था। इसके बाद हमने कैसे बांटा था? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के ऊपर। एक होता है सॉल्युबल सब्सटेंस, एक होता है इनसॉल्युबल। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मैटर को हमने स्टेट्स के आधार पर बांट लिया, अब मैटर को हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर बांट रहे हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के रूप में बांटेंगे। तो सॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में घुल जाए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलते, ऐसे सब्सटेंस को इनसॉल्युबल कहते हैं, और जो घुल जाए उनको। अच्छा, सॉल्युबल में चलिए एग्जांपल बताइए। एक तो होगा शुगर और एटसेट्रा। आप समझ जाइएगा, जो घुल सकें, जो पानी में घुल जाएं, जो किसी लिक्विड में घुल जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस को सॉल्युबल कहते हैं। ठीक, और ऐसे सब्सटेंस जो पानी में ना घुले उनको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल। जैसे रेत हो गया, सैंड, और आयरन ग्रेन्युल्स, लोहे की छीलन है। अगर लोहे की छीलन को पानी में घुलने का प्रयास करोगे तो क्या वो घुल जाएगी? तो नहीं घुलेगी। रेत है, रेत घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे हमने इस तरीके से सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सबको क्लियर हुआ? इसके बाद हमने बात करी थी, हम मटेरियल्स को, हम मैटर को बांट रहे थे ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। किसके आधार पर? ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हमने देखा था तीन भागों में हम इसको बांटते हैं। एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपेक। क्यों नहीं है बेटा? ओपेक पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? ओपेक पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पार क्लियरली देखा जा सके, जिनके आर पार क्लियरली देखा जा सके। जैसे क्लियर वाटर, एकदम साफ पानी है, हमें आर पार एकदम दिखता है, एकदम कांच, साफ कांच है, ग्लास है। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पारदर्शी। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? ग्लास आ जाएगा, क्लीन वाटर आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ गए? ट्रांसपेरेंट चीज समझ गए? ट्रांसपेरेंट चीज जिसके आसपास देखा जा सके। ट्रांसलूसेंट आपने देखा होगा, आप कभी नाश्ते में या फिर लंच में आप पूड़ी रख के लेके आए अखबार में लपेट के, आप देखो लंच में तो अखबार तो भैया ऐसा हो जाता है कि जिसमें से धुंधला धुंधला दिखने लगता है आर पार, अखबार के आर पार भी हमको दिखने लगता है, आर पार दिखने लगता है ना। तो उस कंडीशन में ऐसे सब्सटेंस जिनमें से धुंधला धुंधला दिखे, जिसमें से लाइट जो है पार्शियली पास करे, आधी अधूरी पास हो पा रही है, धुंधला चीज दिख रही है, तो उन सभी मेटल्स को, उन सभी मैटर्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे तेल लगा कागज हो गया, और बताइए एग्जांपल बताइए। पतली प्लास्टिक की शीट हो गई, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया। ऐसा आपने कांच देखा जिसमें वो डॉट 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 होती है बहुत सारी, ऐसा ग्लास देखा है ना? खिड़की का कांच देखा है आपने? आप देखोगे धुंधला, बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो सभी क्या है? ट्रांसलूसेंट। क्या है? ट्रांसलूसेंट। एग्जांपल फ्रॉस्टेड ग्लास और बटर पेपर और ETC एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ओपेक। अच्छा, ट्रांसलूसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? हाँ जी, पारभासी। क्या बोलते हैं बेटा? पारभासी, जिसमें से धुंधला धुंधला दिखे। एक होता है ओपेक, जिसमें से बिल्कुल भी ना दिखे, अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल भी ना दिखे। जैसे किताब के आर पार आप देख पाओगे? दीवार के आर पार देख पाओगे? दरवाजे के आर पार देख पाओगे? ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? अपार, ओपेक। क्या बोलते हैं? कोई अगर आपसे पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं? बेइज्जती ना होने दीजिएगा। ओपेक मतलब अपारदर्शी।
ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल भी देखा ना जा सके। क्या इतनी कहानी क्लियर हुई? इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेट का किस तरीके से प्रभाव रहता है। तो प्यारे बच्चों, एक सब्सटेंस होते हैं वो जो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेती है, उनको बोलते हैं चुंबकीय। चुंबकीय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो चुंबक किस किस को खींच लेती है आपको पता है क्या? बताइए किस? आयरन। और पता है दूसरा? आयरन नहीं, हर मेटल को थोड़ा ना खींचती है। एक तो आयरन होता है, निकेल होता है और कोबाल्ट होता है, ठीक। इन सब्सटेंसेस को मैग्नेट अपनी ओर खींच लेती है, तो इनको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है, चुंबकीय। एक होता है अचुंबकीय, जिसको मैग्नेट नहीं खींच पाती है ना, नॉन मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। जैसे सिल्वर हुआ। सिल्वर बताओ, सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, सिल्वर को क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। सिल्वर चांदी। गोल्ड को खींचता है क्या? पीतल हो गया, ठीक, कांसा हो गया। इनको चुंबक नहीं खींचता, तो ये अचुंबकीय है, नॉन मैग्नेटिक। क्या आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में डाउट है? ठीक है, ये सब क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको 3 स्टेट बताई थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझेंगे। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि हम एक स्टैंड लेंगे। एक स्टैंड ले लिया हमने, ठीक है। ये जाली वाला होता है। कैसा होता है? जाली वाला। और इसमें हमने रख दिया नीचे बर्नर। नीचे रख दिया हमने क्या? बर्नर। और हमने लगा दी आग। और हमने एक उल्टा कांच का फनल रख दिया। क्या रख दिया? कांच का फनल। चलिए, ऐसे नहीं, मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है वॉच ग्लास। क्या होता है? हमने नेफ्थलीन बॉल ले ली, या फिर मान के चलो हमने ले लिया कपूर। देगा आपने कपूर, तो कपूर की गोलियां ले ली हमने, ठीक है। ये कपूर की हमने गोलियां ले ली, ठीक है, ठीक है। कपूर की गोलियां ले ली और हमने ये स्टैंड पर रख दिया, ठीक है। स्टैंड पर रखने के बाद इसमें उल्टा फनल लगा देंगे, उल्टा फनल, ठीक है। और यहाँ पे रख देंगे आग। इसको हम हीट करेंगे, ठीक। समझिएगा ध्यान से सब बच्चे। जब इसको हीट किया जाएगा तो ये कपूर है, ये सब्लिमेट होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम गीली रुई का एक कॉटन प्लग लगा देंगे, गीली रुई करके इसके मुंह पर लगा देंगे, फनल के मुंह पर। जब ये हीट होगा तो ये कपूर है ना, ये डायरेक्टली, ये पिघलेगा नहीं, ये सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। सॉलिड डायरेक्ट, ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चला जाएगा। और जब गैस के फॉर्म में जाता है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में ट्रांसफॉर्म होना सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो गैस हमारी किस में चेंज हुई? सॉलिड हमारा किस में चेंज हुआ? सॉलिड से गैस। अरे भाई, ये जो कपूर था वो गैस बन जाएगा डायरेक्टली, बिना पिघले। पिघलने, लिक्विड में नहीं बदल रहा, वो डायरेक्टली गैस में बन रहा है। तो याद रखना, सॉलिड गैस में बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सब्लिमेशन। हिंदी बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन हिंदी में क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? जब ये सब्लिमेट होके जाएगा तो यहाँ पर अब देखो आप क्या होगा। अब ये है ठंडा, ठीक है, ये है ठंडा। और जैसे ही ठंडे के कांटेक्ट में, अगर भाई गीली कॉटन है तो वो ठंडी होगी थोड़ी,
तो जब ये ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सभी जम जाता है, वो कपूर ही होता है। जब सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है तो सॉलिड जो एयर थी वो वापस से सॉलिड में बदल गई। अरे भाई जो गैस बना था वो फिर से सॉलिड में बदल गया, पाउडर के फॉर्म में आ गया तो फिर से सॉलिड बन गया। तो गैस से सॉलिड बनने वाली प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। गैस से सॉलिड बनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। बात आपको समझ में आ गई? निक्षेपण, हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। आपको बात क्लियर हुई? चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। याद रखना सब्लिमेट कौन कौन हो जाता है? कपूर हो जाता है, नेफ्थलीन बॉल्स हो जाती हैं। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं बेटा? जो टॉयलेट सीट्स में डलती हैं, है ना, हाथ धोने वाले उसमें डल जाती हैं, बदबू ना आए जिससे, वॉशरूम में, है ना, टॉयलेट्स में इस्तेमाल होती है। नेफ्थलीन बॉल्स आती है छोटी छोटी। हाँ, फिलहाल ये समझो कि ये क्या है, ये डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाती हैं। और जैसे आपने देखा होगा कपूर की गोलियां डाल देते हैं कपड़ों में। अरे रजाई गद्दे, जब आप गर्मी आती हैं सर्दियों के बाद, रजाई गद्दों में क्या डाल देते हैं? कपूर की गोलियां, जब उनको रखते हैं तो। और फिर जब हम देखते हैं खोल के तो कपूर की गोलियां मिलती नहीं हैं, और कपूर की गोलियां डायरेक्टली गायब हो जाती हैं। वो गई कहाँ? वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो गई, सब्लिमेट हो गई, वो सब्लिमेशन हो गया। बात समझ गए? उर्ध्वपातन हो गया। तो याद रखिएगा सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन, ठीक है, और गैस फिर से सॉलिड में चेंज हो रही है तो डिपोजिशन। क्या इतनी बात समझे सभी बच्चे? इतनी बात समझे? अच्छा ठीक है, एक और बात समझेंगे। हमने लिया, जैसे मैंने एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। बीकर में क्या है? पानी। और ये स्टैंड पर रखा हुआ है और मैं इसको कर रहा हूँ हीट। नीचे बर्नर होता है और बर्नर से मैं इसको हीट कर रहा हूँ आग से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या होगा बताइए? पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, यानी कि लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं एवोपरेशन। क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। क्या बोलते हैं? एवोपरेशन या वेपराइजेशन। एवोपरेशन या वेपराइजेशन, वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो याद रखिएगा लिक्विड जब गैस बदलता है, गैस में बनता है लिक्विड, तो क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन या एवोपरेशन। तो वेपराइजेशन लिख देते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वेपराइजेशन को वाष्पीकरण। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। शाबाश। वाष्पीकरण, भाप में बदल जाना, वाष्प में बदल जाना। इतनी बात क्लियर हुई? अरे भाई जब हमने इसको गर्म किया तो ये भाप के रूप में उड़ता चला जाएगा, तो वेपराइजेशन वाली प्रोसेस हो रही है। और अगर आपने देखा होगा सब्जी पर जब हम कोई थाल वगैरह रख देते हैं तो उस पर पानी की बूंदें जम जाती है, देखा है आपने? पानी की बूंदें जम जाती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं थाल लगा दूं, अगर मैं थाल लगा लेता हूँ तो ये जो भाप है इस पर जम जाएगी। तो भाप का जमना यानी कि हमारी जो गैस थी वो वापस से लिक्विड में बदली, जो गैस है, मैं कहाँ पे एरो बनाऊं, वापस से जो लिक्विड में बदली, तो उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? भाप का पानी में बदलना, फिर से भाप का लिक्विड में बदलना, कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन, ठीक। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को बोलते हैं हिंदी में संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? जो हमारी गैस है फिर से लिक्विड में बदल जाती है। अच्छा आपने देखा होगा, आपने फ्रिज में से बोतल निकाली, एकदम ठंडी चिल्ड, आप देखोगे जब बोतल निकाली है थोड़ी देर बाद, लगभग 1 मिनट बाद, 20, 30, 40 सेकंड बाद, आप देखोगे कि उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें जम जाती हैं, जबकि ढक्कन आपने टाइट लगाया होता है। उस पर पानी की बूंदें कहाँ से आई? पानी की बूंदें कहाँ से आई, कौन बताएगा? बताओ। अरे बोतल में ढक्कन हमने टाइट लगा के रखा था, पानी कहीं से लीक नहीं कर रहा, लेकिन बोतल के चारों ओर जो है पानी की बूंदें आ जाती। क्या? नहीं, सुनो अब तुम बताओगे, बताओ। देखो सुनो, सब बच्चे सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में हमारे वाटर वेपर्स होती है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, आर्द्रता, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, पानी के छोटे छोटे कण होते हैं हमारे वातावरण में।
जब वो ठंडी सतह के कांटेक्ट में आते हैं, ठंडी सरफेस जैसी उनको मिली, तो गैस के रूप में थे वो अभी, गैस के रूप में से जब ठंडी सतह के कांटेक्ट में आएंगे तो पानी के रूप में बदल जाएंगे। तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? वायुमंडल से। वो जो बोतल के बाहरी ओर पानी की बूंदें थी वो कहाँ से आई? वायुमंडल से। कहाँ से आई? वायुमंडल से। वायुमंडल में जो वेपर्स थी वो फिर से किसमें चेंज हो गई? लिक्विड में। किसमें? जब ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो गया वहां पर। क्या हो गया? संघनन। आपको बात समझ में आई? जब ठंडे सरफेस, ठंडी सतह के कांटेक्ट में जब भी चीज आती है, जो हमारी वेपर्स हैं वो चीज आती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन। बोलिए, आपको बात समझ में आई? जब यहां हमने इसको गर्म किया था तो वेपराइजेशन हो गया, वेपर लिक्विड वेपर में चेंज हो गया भाई। लेकिन जब जो गैस है वो फिर से लिक्विड में चेंज हो गई तो कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया? कंडेंसेशन, संघनन हो गया। आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखिए। जब बर्फ है, बर्फ जब पानी में बदल जाती है तो क्या होता है बताओ? अरे सिंपल सी बात है, जब हम पानी को जमाते हैं तो वो सॉलिड में बदल गया, और सॉलिड जब पिघल जाता है तो फिर से लिक्विड में बदल गया। तो याद रखना, सॉलिड से लिक्विड में बदलने वाली प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। पिघलना भी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में पिघलना ही कह दे, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। और लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है, लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है, जैसे हमने पानी लिया, पानी को जमा दिया, वो सॉलिड में बदल गया, तो उसको मैं सॉलिडिफिकेशन, क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन या जमना, या जमना। लिक्विड। अच्छा एक बात बताओ, आपसे एक पहेली पूछता हूं, आपसे एक पहेली है, सभी बच्चे बताने का ट्राई करना, जिसको आ जाए हाथ ऊपर करना। आप लोगों में से कौन बच्चा बताएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पहले लिक्विड थी, गर्म करने के बाद सॉलिड हो जाए? आप सब बच्चे जानते हैं ठंडा होने के बाद ही सॉलिड होता है। जब हम फ्रिज में रखते हैं पानी को तब जमता है, ठंडा किया तब सॉलिड बना। मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी लिक्विड चीज है जिसको गर्म करने पर सॉलिड हो जाए? गर्म करने पर सॉलिड होनी चाहिए, बताओ। दूध को गर्म करने पर सॉलिड होता है, लोहा को गर्म करने पर लिक्विड हो जाता है, लोहे का पानी बन जाता है। नहीं, कौन बताएगा ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसको गर्म करने पर सॉलिड बन जाता है? नहीं बेटा, सही आंसर है, अरे भाई पकोड़े। पहले पकोड़े का वो जो तैयार होता है सॉल्यूशन, उसको तैयार करते हैं और उसमें से फिर ऐसे डाल के ऐसे गर्म कर देते हैं उसको, फिर पकोड़ा हमारा तैयार हो जाता है। पहले लिक्विड फॉर्म में था, फिर सॉलिड फॉर्म में, गर्म करने के बाद। देखा? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई? सब बच्चे एक बार मेरे साथ बोलेंगे, गैस से सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। गैस, अभी हमने वो किया था नेफ्थलीन वाला, कपूर वाला एग्जांपल, तो वो क्या था? डिपोजिशन। और सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा था, वो क्या था? उर्दू पर सब्लिमेशन। हमने देखा था कपूर कपड़ों में से गायब हो गया था, तो वो क्या था? सब्लिमेशन। और गैस, लिक्विड से गैस में बदलना वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में बदलना, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन। मैंने आपसे अभी पूछा कि बताइए कि पानी की बूंदें कहां से आई, इसका आंसर आपको मिल गया? वायुमंडल से। किससे? ठीक है, तो याद रखना, सॉलिड से लिक्विड में जाते टाइम फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में जाते टाइम सॉलिडिफिकेशन। सभी बच्चे इसको उतार लेंगे।